रामपुर नामक गांव में दो दोस्त कल्लू और भूरा रहा करते थे। दोनों ही व्यापार में सकुशल थे और दोनों ने व्यापार के जरिए खूब धन कमाया था, पर अब भी दोनों और धन कमाना चाहते थे। देखा भूरा भैया, अब हमारे पास धन ही धन है। मैं क्या सोच रहा हूँ कल्लू, ये धन तो कुछ भी नहीं है, हमें और भी धन कमाना चाहिए। क्या तुझे अभी भी ये धन कम लग रहा है? कुछ दिन आराम कर लेते हैं, इसके बाद धन कमाएंगे। क्या तेरा दिमाग खराब है? हम बीच रास्ते में नहीं रुक सकते हैं, हमको अभी तो और भी चलना है। चाहे धन कैसे ही आए पर आना चाहिए, क्योंकि धन कमाने के कुछ ही रास्ते होते हैं। कौन कौन से होते हैं महाराज, जरा बताइए हमको। पहला सुन, भिक्षा, जो हम कर नहीं सकते क्योंकि हम ब्राह्मण नहीं हैं। दूसरा है राज सेवा, ये भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें दूसरों की गुलामी पसंद नहीं है। तीसरा है खेती, जो हमारे पास है ही नहीं, और होती भी तो हम कर नहीं पाते क्योंकि तुझे बीच बीच में आराम करना पसंद है और खेती में आराम हराम है। चौथा है विद्या, हमारे पास इतनी विद्या नहीं कि हम किसी को दे सकें और सामने वाला उसके बदले में हमें कुछ मूल्य दे सके। अरे भैया, तुमने इतना बताया, वो भी हमारे कुछ काम का नहीं। थोड़ी सब्र रख, सब मिलेगा तुझे, तेरे काम से जुड़ा भी मिलेगा। तो तू पांचवा सुन, सूद। अगर तेरे पास इतना धन हो गया हो कि तू उसे सूद पर दे सके। नहीं यार, इतना तो नहीं है। इस धन से तो हम दोनों का कुछ ही महीनों का गुजारा हो पाएगा। चल ठीक है, तुझे तेरे काम से जुड़ा बताता हूँ। छठा है व्यापार, जो सबसे बढ़िया है। न इसमें कोई दिक्कत और न ही हम इसमें किसी के गुलाम। इसमें खेती जैसी मौसम की समस्या भी नहीं। व्यापार में जब मर्जी पड़ी तभी उठकर चल दिए। हाँ, समझ गए तुम्हारी बातों को। इसका मतलब सबसे अच्छा व्यापार है। हाँ, अब आई तेरी समझ। तुम दोनों की पंचायत खत्म हो गई हो तो खाना लगा दूं? रात होने को आ गई है। अरे भाभी, नेकी और पूछ पूछ, लाओ लाओ, जल्दी से लाओ गर्मा गर्म भोजन। दोनों खाना खाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह का समय होता है, दोनों तैयार हो जाते हैं। हम तैयार तो हो गए, लेकिन सामान लेने के लिए कौन से राज्य जाएंगे? इतने में ही कल्लू की पत्नी बोलती है, आप ना विजयनगर जाओ, वहाँ पर बहुत ही सस्ती वस्तुएं मिलती हैं और उन वस्तुओं का इधर खूब अच्छे दाम मिलेंगे। क्यों नहीं भाभी, आपके कहे अनुसार ही विजयनगर ही जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उधर बहुत घना जंगल पड़ता है और उस जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर रहते हैं। थोड़ा संभल कर उस जंगल में से गुजरना। हाँ भाग्यवान, हम संभल कर ही जाएंगे। दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर विजयनगर की ओर चल देते हैं। दोनों ही बड़े सुंदर घोड़े थे। जिस तरह भूरा का कल्लू मित्र था, उसी प्रकार भूरा भी अपने घोड़े को अपना मित्र मानता था। कल्लू और भूरा अपने घोड़ों के साथ उस जंगल के पास पहुंच जाते हैं। अरे कल्लू, वो देख, आगे तालाब है, क्यों ना घोड़ों को पानी पिला दें। घोड़े थोड़ा आराम कर लेंगे, फिर पता नहीं आगे कहाँ जल सरोवर पड़ेगा। हाँ भैया, क्यों नहीं। दोनों घोड़ों से नीचे उतरते हैं और दोनों घोड़ों को पानी के लिए उस तालाब में छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद भूरा देखता है कि उसका घोड़ा दलदल में फंस गया है और कल्लू और भूरा उस घोड़े को निकालने में लग जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वे दोनों उस घोड़े को निकाल पाते हैं, लेकिन उस घोड़े के जगह जगह चोटें आ जाती हैं, जिससे वो घायल हो जाता है और वो जमीन से उठ भी नहीं पा रहा था। भूरा, अब तो ये घोड़ा चल भी नहीं पाएगा और ऊपर से ये घना जंगल, इसमें कई खूंखार जानवर रहते हैं। क्यों ना हम चलकर किसी आसपास के गांव में रुक जाएं, जब तक इस घोड़े की चोटों में सुधार हो जाए। नहीं, मैं अपने घोड़े को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम चले जाओ, मैं यहीं रुक जाऊंगा अपने घोड़े के पास। तुम जिद ना पकड़ो, यहाँ रुकना सही नहीं है। जो भी मेरे साथ होगा वो मैं सह लूंगा, लेकिन मैं अपने घोड़े को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम यहीं ठहरो, मैं यहीं आसपास कोई गांव खोजता हूँ और गांव में से कुछ आदमियों को ले आता हूँ घोड़े की रखवाली के लिए। कल्लू बहुत देर तक जंगल के चारों ओर भटकता है। बड़ी मुश्किल से उसको एक बस्ती दिखाई देती है और वो उस बस्ती में जाकर कुछ लोगों से मिलता है। वो उन लोगों को सारी घटना सुनाता है कि किस प्रकार वे इस आपदा में फंसे।
कुछ लोग कल्लू की बात सुनकर उस घोड़े की रखवाली के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ बस्ती वाले और कल्लू उस तालाब की ओर चल देते हैं। लो, मैं अब घोड़े के लिए कुछ रक्षक ले आया हूँ। ये लोग यहीं रुकेंगे घोड़े के पास और हम लोग इनकी बस्ती में जाकर रुक जाएंगे। मेरा घोड़ा अभी भी घायल अवस्था में है, मैं कैसे इसे अकेला छोड़ सकता हूँ? तुम बात को समझो। इनके पास हथियार हैं जंगली जानवरों से रक्षा के लिए, और ये रात भर घोड़े की देखरेख भी करेंगे। कल्लू जैसे तैसे भूरा को बस्ती में ले जाता है। इधर रात का समय हो जाता है और जंगल में से विभिन्न प्रकार की आवाजें आती हैं। अरे भैये, कहीं शेर दहाड़ रहा है, कहीं कुछ अजीब जानवरों की आवाज आ रही है। लगता है हमने गलत रखवाली ले ली धन के लालच में। हाँ भैया, मुझे भी यही लगता है। और ऊपर से ये घोड़ा एकदम चित्त पड़ा है। क्यों ना चलकर उन व्यापारियों से बोल दिया जाए कि उनका घोड़ा मर गया। अगर वे घोड़े को देखने के लिए आ गए तो? हाँ, क्यों ना इस घोड़े को इन झाड़ियों में छिपा दें, जिससे उन दोनों को घोड़ा ही ना दिखे, तो वे समझ जाएंगे कि घोड़े को जंगली जानवर खा गए। हाँ, क्यों हम इस अधमरे घोड़े के चक्कर में अपने प्राणों को दांव पर क्यों लगाएं? वे बस्ती वाले उस घोड़े को खींचकर झाड़ियों की आड़ में कर देते हैं और बस्ती की ओर चल देते हैं। इधर भूरा बस्ती वालों को आता देख उनके पास दौड़ते हुए जाता है। अरे तुम यहाँ, और मेरा घोड़ा कहाँ है? वो क्या है ना व्यापारी जी, अब आपका घोड़ा इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा घोड़ा मर ही नहीं सकता। वो मेरा एक सच्चा मित्र था, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता है। हम आपसे सच बोल रहे हैं, हम आपसे क्यों झूठ बोलेंगे? आप तो हमारे मेहमान हो। इतने में ही कल्लू बोलता है। ये लोग सच ही बोल रहे हैं। तूने देखा था ना वो किस घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा था। ये हो ही नहीं सकता कल्लू, मेरा घोड़ा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। जैसे तैसे रात गुजर जाती है और दोनों सुबह एक घोड़े पर सवार होकर अपनी मंजिल की ओर चल देते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। इधर घोड़ा धीरे धीरे चलने फिरने लग जाता है और घोड़ा अपने मन में सोचता है, मेरा मालिक इस अवस्था में मुझे अकेला छोड़ गया, जबकि उनके लिए मैं सब कुछ था। बल्कि वो तो मुझे विश्वसनीय मित्र मानते थे। ये कैसा मित्र जिसे अपने मित्र पर विश्वास नहीं रहा और मरने के लिए मुझे यहाँ छोड़ गया, जबकि मैंने भूरा को कभी अकेला नहीं छोड़ा। सच कहा है किसी ने, ये दुनिया मतलबी है। और अब घोड़ा अपनी मस्ती में रहने लगा। मस्त मस्त जंगल की हरी घास खाता और पीने के लिए शुद्ध पानी उस तालाब में से मिल जाता, जिससे उसकी सारी चोटें एकदम सही हो गई और घोड़ा धीरे धीरे पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है और पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त हो जाता है। अब वो घोड़ा खूब अपनी मस्ती में रहता है, खूब उन झाड़ियों के बीच में उछलता कूदता और शोर करता है। एक दिन शेर और उसके चेले गीदड़ प्यास से तड़प रहे थे, तो उन गीदड़ों की निगाह उस तालाब पर जाती है। राजा साहब, चलो उस तालाब में से पानी पीते हैं। हाँ चलो, हमें कौन रोकेगा, हम तो इस जंगल के राजा हैं, राजा। शेर और उसके दोनों गीदड़ चेले तालाब के उस किनारे पर पानी पीने के लिए आ जाते हैं। इधर घोड़ा अपनी मस्ती में मगन था और अपनी आवाज में 2-3 दहाड़ भर देता है, जिससे शेर एकदम डर जाता है। अरे राजा साहब, ये कैसी आवाज है जिसने आपको डरा दिया? ये तो बड़े अचंभे की बात है कि आप इस तरह डर गए, वो भी इस सुनसान मैदान में एक आवाज से। हमारे राजा पूरे जंगल के राजा हैं और राजा साहब से पूरे जंगल के जीव जंतु डरते हैं, लेकिन आज हमारा राजा एक जंगली जानवर की आवाज से डर गया। ऐसा डर भी कैसा डर, प्यासा होने पर भी पानी नहीं पी सकता, जबकि तालाब उसके सामने है। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे? वो राजा साहब, गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। उधर कोई हमसे ज्यादा ताकतवर है और वो शिकार कर रहा है। हमें क्या? अगर हम उसके काम में हस्तक्षेप करेंगे तो हम बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए यहाँ होशियारी मत दिखाओ और निकल चलो यहाँ से।
देखो उधर कितनी जोरों से झाड़ियां हिल रही हैं। और तीनों दुबक कर वहां से निकल जाते हैं। इधर कल्लू और भूरा अपना व्यापार का सामान लेकर विजयनगर से लौट रहे थे। घोड़े पर सामान लदा था और दोनों पैदल पैदल आ रहे थे। आज अगर मेरा घोड़ा अपने साथ होता तो हमको पैदल नहीं चलना पड़ता। क्या करें, ईश्वर जो करता है वही होता है। हम चाहे लाख कोशिश कर लें किसी के लिए। हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चलेंगे, जिससे मैं अपने घोड़े की कुछ आखिरी निशानी ले चलूं, जिससे मुझे लगे कि मेरा घोड़ा आज भी मेरे साथ है। दोनों कुछ ही दिनों में उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही भूरा की निगाह उस तालाब पर जाती है तो भूरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे तालाब, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया। तूने मेरा घोड़ा छीन लिया। इधर घोड़ा झाड़ियों में बैठा था। ये आवाज जैसे ही घोड़े के कानों में पहुंचती है तो वो एकदम से झाड़ियों में से निकलता है और भूरा को देखकर जोरों से हिलहिलाता है। अरे मित्र, मेरे प्रिय घोड़े, तुम जिंदा हो। मुझे विश्वास था तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। बस्ती वाले मुझसे झूठ बोल गए। मैंने कहा था ना भूरा, ईश्वर सब देखता है। जो उसे सही लगता है वो वही करता है। ईश्वर को ये मंजूर ही नहीं था कि तुम बिछड़ो। ईश्वर को फिर से तुम्हें मिलाना था तो मिला दिया तुम दोनों को। भूरा घोड़े को पाकर बहुत ही खुश होता है। घर पहुंचकर कल्लू अपनी पत्नी को सारी घटना सुनाता है। अब कल्लू, भूरा और उनके घोड़े बहुत ही खुश थे और उनका व्यापार अब खूब चल रहा था।